प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा शुभ आशीर्वाद। मैं आर.एस. तोमर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। स्वस्थ रहें इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है स्वस्थ रहना। मस्त रहना मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिस्थिति चाहे जो आए, व्यक्ति को चाहिए कि वो बिल्कुल टेंशन न ले, अपने में मस्त रहे। और व्यस्त रहो मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने काम में बिल्कुल व्यस्त रहे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं शायद कि मैं आर.एस. तोमर आपको कक्षा 8वीं की गणित में पढ़ाना चाहता हूं। कक्षा 8वीं की गणित और कक्षा 8वीं की गणित का दूसरा अध्याय, और उस अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्यारे बच्चों, मैं एक बात यहां जरूर आपसे कहना चाहूंगा, अपने तजुर्बे के साथ कहना चाहूंगा कि यदि आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है तो मेरा ये तजुर्बा है कि मैं आपको मैथ पढ़ा ही दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब होता क्या है, होता ये है कि बच्चे आज के परिवेश में सब दिन से ये होता रहा कि बच्चे गणित को लेकर बिल्कुल हलवा बना लेते हैं कि अरे गणित हमसे कैसे आई, गणित मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, गणित बड़ी कठिन होती। अरे साहब, बड़ी प्यारी सब्जेक्ट होती है गणित, बहुत प्यारा विषय होता है। फिर से मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको ये 4 चीज आती है तो मैं आपको निश्चित रूप से गणित सिखा दूंगा। थोड़ा आपको प्रयास करना होगा। वो 4 चीज कौन है भाई? वो 4 चीज है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। अगर ये 4 चीज आपको आती है तो मेरा दावा है आप गणित सीख जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रयास करना है और टेंशन बिल्कुल लेंगे। इस बात का तो टेंशन लेना नहीं कि अरे गणित बड़ी कठिन होती है, गणित हमसे नहीं बनेगी, ये है वो है, बिल्कुल नहीं सोचना है भाई। सिर्फ अब कक्षा 8वीं में आप पहुंच गए हैं तो निश्चित रूप से ये जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये तो आपसे आता होगा। तो सिर्फ इसकी आवश्यकता है कि आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग इतना तैयार करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या, तो मैं जैसा कि आपसे मैंने कहा कि मैं कक्षा 8वीं का सबसे सरल टॉपिक, अब मेरा ऐसा मानना है कि मुझे सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। तो आपके कक्षा 8वीं का जो सबसे सरल टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे सरल भी है और एक बात बताऊं आगे चलकर सबसे ज्यादा उपयोगी भी है। अगर आपसे समीकरण हल करते नहीं आता तो फिर गणित में आपको समस्याएं आएंगी, इसलिए इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब सबसे पहले गणित में ये जरूरी है कि हम, गणित हो चाहे जो सब्जेक्ट हो, उसमें हम उसी टॉपिक को ही समझें, उन्हीं शब्दों को ही समझें कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले समीकरण, मैंने ये थोड़ा सा पूरा नाम नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण यहां मैंने ये बिंदु रख दी है। समीकरण है क्या, सबसे पहले जरूरी है ये समझना। यद्यपि आप 6, 7, 6वीं 7वीं में समीकरण आपको बताए होंगे, टीचर परिभाषा बताए होंगे, लेकिन समीकरण थोड़ा मेरे अनुसार समझें कि समीकरण की परिभाषा क्या है। तो समीकरण की परिभाषा क्या है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। समीकरण परिभाषा क्या है? ऐसा गणितीय कथन, ऐसा गणितीय कथन, ऐसा गणितीय कथन, आपका याद भी हो जाना चाहिए हमारे लिखते लिखते। ऐसा गणितीय कथन जिसमें 2 व्यंजकों,
जिसमें दो व्यंजकों की समानता को दर्शाया जाए। बिल्कुल सरल परिभाषा। तो समीकरण है क्या? समीकरण क्या है? ऐसा गणितीय कथन, गणित के भी कथन होते हैं, ऐसा गणितीय कथन जिसमें दो व्यंजकों की समानता को दर्शाया जाए। अब व्यंजक क्या है मैं आपको बता दूं। व्यंजक के अंतर्गत सभी चर, सभी अचर, सभी संक्रियाएं, ये सब कुछ व्यंजक के अंतर्गत आती हैं। तो उदाहरण से हम समझे, मान लो लिखा है 2x यानी 2x धन 3 बराबर 7। तो एक व्यंजक ये हो गया और एक व्यंजक ये हो गया। इन दोनों व्यंजकों की समानता को जो दर्शाता है उसे कहते हैं समीकरण। ठीक है, एक व्यंजक आपका ये हो गया, एक व्यंजक आपका ये हो गया। मैंने बताया कि व्यंजक के अंतर्गत आपको ये भी समझना चाहिए कि व्यंजक क्या है भाई। ऐसा गणितीय कथन जिसमें दो व्यंजकों की समानता को दर्शाया जाए। तो व्यंजक क्या है? तो व्यंजक के अंतर्गत सब आता है, आपके सारे चर आते हैं। चर में क्या? x, y, z, t, जो कुछ भी आप लिखें, और फिर अंक आते हैं सारे, ये भी व्यंजक है। और इसके साथ संक्रियाएं, कहने का मतलब धन, ऋण, गुणा, भाग, ये सब व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे समीकरण की परिभाषा। ऐसा गणितीय कथन जिसमें दो व्यंजकों की समानता को दर्शाया जाए। तो दो व्यंजक, एक व्यंजक 2x धन 3 और एक व्यंजक 7, और ये बीच में जो बराबर का चिन्ह लगा, तो इसकी समानता को ये दर्शा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, मैंने आज तक जो टॉपिक लिखा है, जो चैप्टर का टॉपिक मैंने लिया, जो चैप्टर का नाम लिया, मैंने लिखा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैं उल्टा समझा रहा हूं आपको। कहां से शुरू कर रहा हूं? समीकरण से। इसलिए शुरू कर रहा हूं कि समीकरण के पहले रैखिक एक शब्द लिखा है, रैखिक समीकरण। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई समीकरण तो हम समझ गए, अब रैखिक समीकरण क्या है? तो रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। ठीक, समझिएगा। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण वो समीकरण है जिसमें चर की घात 1 हो। ठीक है, पहला रैखिक समीकरण उसको कहते हैं। और दूसरा क्या है रैखिक समीकरण? दूसरा है कि रैखिक समीकरण ग्राफ में एक रेखा बनाता। ठीक है, ग्राफ आप समझते होंगे, फिर इसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे। कहने का तात्पर्य कि रैखिक समीकरण, इसका नाम ही है कि ऐसा समीकरण जो ग्राफ में एक सीधी रेखा बनाए, इस प्रकार की रेखा बनाए। ग्राफ आप समझते होंगे, ग्राफ पेपर देखे होंगे, तो एक रेखा बनाता है। जो समीकरण एक रेखा बनाता है ग्राफ में, उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। और चर की घात रैखिक समीकरण की हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो अब एक चर वाले रैखिक समीकरण, हम समीकरण समझ गए। समीकरण के बाद हम रैखिक समीकरण क्या है ये समझ गए। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर आप जानते होंगे, कक्षा 8वीं में जानना चाहिए। फिर से आपको बता दूं, चर क्या होता है? जिसका मान निश्चित नहीं होता, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे x, y, z, इनके मान बदलते रहते हैं, ये चर राशियां हो गई। और अचर राशि क्या है? अचर राशि कहते हैं कांस्टेंट, स्थिरांक। जैसे अंक जो है वो सब अचर राशि के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समीकरण और रैखिक समीकरण, ये दो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब पूरा पढ़ते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें एक ही प्रकार का चर हो, एक ही चर हो। जैसे अभी मैंने उदाहरण लिखा था,
अभी मैंने उदाहरण जो लिखा था वो एक चर का ही है उदाहरण। अब आप इसको और उदाहरण से देख लीजिए, जितने भी लिखे, जैसे 3x प्लस 2x बराबर 7, ऐसा लिख सकते हैं। और आप 3x इजकल टू मेरा मतलब बराबर से है 8 यानी 8 लिख सकते हैं। तो इतना तो आप अंग्रेजी समझते होंगे, जैसे मैंने कहा 3x इजकल टू 8, 3x बराबर 8। ठीक है, तो ये सब ऐसा भी ये उदाहरण है रैखिक समीकरण का, जैसे x बटे 2 ऋण 2x बटे 5 बराबर 7 धन x बटे 3। ये सारे एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण है। एक चर, इसमें चर क्या है? यक्स, तमाम यक्स है, यक्स। तो ये कहलाते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए हम आपके ये जो दूसरा अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। उसमें जहां तक मुझे ध्यान है उसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं, 2.1 और 2.2। तो 2.1 से हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे पहला एक ये आप क्वेश्चन समझिए, 2x ऋण 3 बराबर x धन 2। अब मैं आपको एक चीज एकदम क्लियर कट बता दूं, तरह तरह के तरीके होते हैं समीकरण को हल करने के लिए, लेकिन मुझे जो लगता है सबसे सरल तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो सबसे सरल तरीका क्या है? पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि। अब देखो, बराबर के इधर जो लिखा है ये कहा जाएगा बायां पक्ष, बराबर के इधर जो लिखा है वो कहा जाएगा दायां पक्ष। आप समझ लें ये क्या है? बायां पक्ष। ये बायां पक्ष, ठीक है। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, ये बायां पक्ष और बराबर के इधर वाला ये दायां पक्ष हो गया। ठीक है, तो समीकरण जब हम हल करेंगे, अब हम समीकरण को हल करना बता रहे हैं, मतलब चर का मान ज्ञात करना हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एकदम, ये तो एकदम जो बच्चे जानते हैं उनके लिए बहुत सरल है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं प्लीज सीखिएगा, कितना सरल है बहुत ही सरल अगर आप ध्यान देते हैं तो। मेरे अनुसार लगता है कि सबसे सरल विधि क्या है? पक्षांतर विधि। एक तरफ हम चर राशियों को कर लें और एक तरफ अचर राशियों को कर लें। अच्छा, इतना ध्यान देंगे कि जब हम चर राशि अचर राशि को बराबर के इधर उधर करते हैं, दाएं पक्ष में करते हैं, तो उनका जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, हल 2x ऋण 3 बराबर x धन 2। अब हम बाएं पक्ष की ओर सारे चर राशि को रख लेते हैं। तो ये एक बार हम सवाल लिख लेते हैं, 2x ऋण 3 बराबर x धन 2। तो मैं कह रहा हूं पक्षांतर करना है, तो 2x। अब हम बाएं पक्ष की ओर सारे चर राशि, यहां चर कौन कौन है ध्यान देंगे, 2x चर है और x चर है, तो बराबर के उधर यानी दाएं पक्ष में एक चर है तो उसको हम बाएं पक्ष में ले आए। तो ये इसका जो चिन्ह है वो धन है, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है बराबर, तो ये समीकरण को बराबर कर, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इस x का चिन्ह धन है। तो ये बराबर की जब इधर आया तो ये ऋण में हो गया, ऋण x बराबर 2, तो पहले से इधर है तो 2। अब ये 3 का चिन्ह ऋण है, ये जो बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा धन 3। आप समझ गए होंगे। मैं आपको पक्षांतर विधि बता रहा हूं, आप लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो ये 2x बराबर के बाएं पक्ष में ही था, इधर ही था, और x उधर था, तो इसको जब हम इधर लाए तो धन का ऋण हो गया। और ये 3 चूंकि इसका चिन्ह ऋण है तो ये इधर गया, दाएं पक्ष की ओर गया, तो इसका चिन्ह ऋण से धन हो गया। अब 2x में 1x
यहाँ x अकेला लिखा है, इसका मतलब एक अंक, एक x है, इस x का गुणांक 1 है, तो 2x में 1x जब घटेगा तो x आएगा, और उसी तरह 2 में जब 3 जुड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ पर 5 आ गया। इतनी सी बात है, इसमें बिल्कुल सरल है। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से, समीकरण, अभी हम आगे जाएंगे, समीकरण सॉल्व करना, हल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे आगे चल के पढ़ाई में समीकरण काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। ये कौन विधि हम बता रहे हैं आपको? पक्षांतर विधि। एक तरफ हम चर राशियों को कर लें और एक तरफ हम अचर राशियों को कर लें, ठीक है। ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम आपको दूसरा सवाल समझाते हैं। अब थोड़ा सा दूसरे तरफ लेते हैं, दूसरे चर वाले। जैसे मैंने कहा ना कि x, y, z, t, p ये सारे चर के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा सवाल आपको समझाते हैं, बिल्कुल सरल। तो ये दूसरा सवाल है, 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5। अब देखो, यहां से हम हल करना प्रारंभ करेंगे। वही पक्षांतर विधि फिर एक बार आप सुन ले। हमने क्या समझाया था कि जो चर राशियां हैं उसको हम बाएं पक्ष में कर लेते हैं, जो अचर राशियां हैं उनको हम दाएं पक्ष में कर लेते हैं। तो ये चर राशियां इसमें कौन कौन है? 5t और 3t। तो 5t तो पहले इधर है, तो एक बार हम क्वेश्चन फिर लिख लेते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका, हल करने का तरीका है, बराबर 3t ऋण 5, ठीक है। अब 3t बराबर के इधर, उसको इधर लेते हैं। 5t ऑलरेडी इधर ही है, तो 5t, अब इसका चिन्ह धन है, ध्यान दीजिएगा, तो इधर आएगी तो ये ऋण 3t हो जाएगी। और 5 ऋण 5 पहले से इधर है, ये ऋण 3 इधर है, तो इधर गया तो धन 3 हो गया। अब थोड़ा सा अभी आपको यहां समझना पड़ेगा। अब 5t में 3t गया तो आप सब जानते हैं 2t। अब देखिए 3 का चिन्ह जो है वो धन है और 5 का चिन्ह जो है वो ऋण है। इसका मतलब हुआ 3 में 5 घटाना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या? 3 ऋण 5, चाहे ऐसा लिखा हो और चाहे ऐसा लिखा हो, ऋण 5 धन 3 दोनों एक ही चीज है। कहने का मतलब छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाना है। तो जब हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आप ये जानते होंगे कि जो परिणाम आता है वो आता है ऋणात्मक। तो 3 में 5 जब घटा तो आया ऋण 2, ठीक है। वैसे घटता 5 में 3 ही है, लेकिन चूंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या है, इसकी भी लंबी कहानी है, फिर किसी वीडियो में समझाते हैं। तो अब t बराबर हो गया -2/2, यानी कि -2/2, तो 2 एकम 2, तो t बराबर हो गया -1। ये आपका हो गया उत्तर। अब आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं इक्वेशन की। यही तो, यद्यपि सभी प्रश्न की हम जांच कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि समीकरण में बड़ा सरल है उत्तर की जांच करना। t का मान ऋण 1 आया, तो हम इसी क्वेश्चन में, इसी प्रश्न में t के स्थान पर हम t के मान को रखें। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि मेरा उत्तर सही है। देखो 5t, ये क्या है? 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5। तो अब 5t का मान है ऋण 1, ऋण 3 बराबर 3 ऋण 1 ऋण 5। तो ये 5 एकम 5 ऋण 5। आप जानते हैं धन ऋण का गुणा ऋण होता है, ऋण 3, और ये धन ऋण का गुणा, तो ऋण 3 ऋण 5। तो देखो ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है। तो ये ऋण 8 बराबर ऋण 8। इसका मतलब कि हमारा जो ये
t का मान ऋण 1 आया, ये सही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दूसरे प्रकार से हम समझाते हैं, ये समझ में आना चाहिए, बड़ी सरल चीज है। आपको जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मैं थोड़ा सा दूसरे प्रकार के प्रश्न आपको समझाता हूं। ठीक है, मैंने यहां प्रश्न लिखे हैं। अब थोड़ा सा ये तीसरा प्रश्न, थोड़ा सा इसमें अंतर है। x बराबर 4/5 गुणे, क्योंकि ये कोष्टक में है तो गुणे बोला जाता है, गुणे x धन 10, ये प्रश्न है। ठीक है, तो नियम यही है। नियम क्या है? नियम यही है कि हम चर को बराबर के एक तरफ करते हैं, अर्थात चर राशियों को हम बाईं ओर कर लेते हैं, अचर राशियों को दाएं ओर करते हैं। इसके पहले जैसा प्रश्न में चिन्ह कहता है वैसा करते हैं। ठीक है, तो हम यहां हल करना आपको सिखाते हैं। प्रश्न पहले लिख लेते हैं, x बराबर 4/5 गुणे, क्योंकि ब्रैकेट में है, कोष्टक में है, x धन 10। तो अब पहले चूंकि ये 4/5 का इस पूरे में गुणा है तो हम गुणा कर लेते हैं। तो x बराबर 4/5 का x में गुणा हुआ तो ये 4x/5 हो गया। ठीक है, फिर 4/5 का गुणा 10 में होगा तो धन 4/5 गुणे 10। अब यहां एक चीज और समझने लायक है। अब देखो ये 10 ऊपर है, ये 5 नीचे है, तो 5 दूना 10, ये 10 कट गया। तो अब क्या बन गया? ये x बराबर 4x/5 धन 4 दूनी 8, ये इस तरह हो गया। ठीक है, अब यही प्रक्रिया, कौन प्रक्रिया कि चर को हम एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं। अब पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया x, ये धन में है तो इधर आया तो -4x/5 बराबर ये 8 इधर अकेला है। अब एक चीज समझिएगा, अब यहां थोड़ा सा भिन्न आ गया। अगर आपको भिन्न समझ में आती है नहीं, फिर भिन्न समझाने के लिए एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा भिन्न आ गई, क्योंकि अगर x बटे हम एक कर लें तो x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसका हम लघुत्तम समापवर्तक लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका 1 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक आया 5, 1 और 5 का ये 5। अब ये नियम है भिन्न का कि इस जो लघुत्तम समापवर्तक आया इसको हम हर से भाग देते हैं, जो भाग फलाता है उसको अंश से हम गुणा करते हैं। तो 5 को हम 1 से भाग देंगे तो 1 पंचे 5, और फिर जो भागफल 5 आया उसका x में गुणा करेंगे तो यहां हो गया ये 5x, फिर ये ऋण, फिर 5 को हम 5 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, और उस भागफल को हम 4x में गुणा करेंगे तो ये हो गया 4x, और इधर बराबर 8। यहां एक बार अच्छे से देख लें, ये क्या हो गया? 5x ऋण 4x/5 बराबर 8। अब देखें 5x में 4x गया तो क्या आया? x/5 बराबर 8। अब फिर 8/1 हम कर लें तो 8 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम ये तिर्यक गुणा कर लें तो x बराबर 5×8 40, ये आपका आ गया 40 आंसर, उत्तर आ गया। अब x बराबर 40 हम इसमें रख करके हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसमें भिन्न है तो भिन्न थोड़ी सी जाननी होगी। तो अगर आप कहें तो एक प्रश्न और आपको समझाते हैं, फिर आप बताइएगा कि इसमें आपको समझने में कोई असुविधा हो रही है। मुझे लगता है 3 प्रश्न आप थोड़ा सा देखिए, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको समझाते हैं। आज बस इतना है।